जय हिंद। सो हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सिलेक्शन विद्यापीठ। मैं अभिषेक आपका अपने इस प्यारे से परिवार सिलेक्शन विद्यापीठ में हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। जैसे कि हम एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं। आज के इस क्लास में हम एसएससी जीडी की 10 जनवरी में जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसमें जो मैथ सेक्शन से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को हम इस क्लास में संपूर्ण सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप लोगों को पसंद आए। इसके पहले आपने हिंदी अगर जीके की क्लासेस नहीं देखी हैं तो उम्मीद करता हूँ जरूर आप लोग वो जाके क्लासेस देखेंगे, और चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे। बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। जैसे हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है, एक व्यक्ति गंतव्य तक पहुँचने के लिए 4 अलग अलग रास्ते से साइकिल चलाता है। इस पूरी यात्रा के दौरान औसत गति ज्ञात करनी है। यदि ए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 20 किलोमीटर जाता है, बी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है, सी जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 10 किलोमीटर डिस्टेंस तय करता है, और डी जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो औसत चाल बराबर हम जानते हैं टोटल स्पीड जो होती है, ठीक है। औसत चाल बराबर क्या होती है? टोटल स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल डिस्टेंस होता है, टोटल टाइम होता है, ठीक है। टोटल टाइम होता है, ये ध्यान रखेंगे। औसत चाल बराबर क्या होता है? टोटल कुल दूरी बटे कुल समय होता है। टोटल हमारे पास यहाँ दूरी कितनी हो गई? दूरी हमारे पास एक 20 किलोमीटर है ये द्वारा, तो यहाँ पे 20 करेंगे। उसके बाद बी द्वारा कितनी दूरी दी गई है हमको? बी द्वारा 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है। सी कितना करता है? सी 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, और डी 24 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। अब कुल दूरी हो गया, कुल समय निकालना है। तो ए 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो टाइम निकालने के लिए क्या करते हैं हम? डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 20 बटे अगर हम 5 कर देंगे, डायरेक्ट यहाँ पे हम कर लेंगे, इसको कर लेते हैं 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर आप किसी दूरी को तय करेंगे तो 1 घंटे में जैसे आप 5 किलोमीटर जा रहे हैं तो 4 घंटे आप कितना दूरी तय करेंगे? 20 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, ठीक है। यहाँ समझ गए। अगली दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 15 किलोमीटर तय करना है, तो कितना टाइम लगेगा? टोटल 5 घंटे का टाइम लगेगा, ठीक है। अगला 2 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से 10 किलोमीटर कितनी देर में तय करेंगे आप? 5 घंटे में तय करेंगे। 24 किलोमीटर 4 की स्पीड से कितनी देर में तय करेंगे आप? तो 6 घंटे में आप तय करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आ गई? हमारे पास यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितना आ गई थी? 20, 15 कितना हो गया? 35, 10 45, 45 और 24 कितना हो गया? 69, ठीक है। 69 टोटल डिस्टेंस आ गया। टोटल टाइम कितना आया? यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा 4 आया था, यहाँ पे 5 आया था, यहाँ 5, यहाँ पे 6, ठीक है। तो 5 5 10, 6 16 4 20, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गई? 20 आ गई। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पे जाएगा 20 3 60, 3.45 के आसपास, 3.45 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये इसकी एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 5x - 2y अनुपात x - 2y बराबर 9:17 है तो 9x बटे 13y का मान बताना है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो हम देखिए जो रेशियो में है उसको हम सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 - 2y और जो रेशियो है इसको हम बटे में लिख सकते हैं, ठीक है। x - 2y करके लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 9:17 दिया गया है, जिसको हम 9/17 भी लिख सकते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 17 का यहाँ ऊपर गुणा कर देंगे और 9 का नीचे गुणा कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 9 × 5 = 45x हो जाएगा। इसको हम साफ रफ कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? 9 × 5 = 45x हो जाएगा, ठीक है। 17 नीचे आया था, 17 × 5 = 85 हो जाएगा, ठीक है। ये 17 का जब हम इसमें गुणा करेंगे और 9 का इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो 17 × 5 = 85x हो जाएगा। 17 × 5 = 85x माइनस 17 दूनी 34y, ठीक है, 34y। फिर ये जब 9 का इसमें गुणा करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 9x हो जाएगा माइनस 9 दूनी 18 होता है, ठीक है। 9 दूनी 18y हो जाएगा।
अब इसको जब घटाएंगे तो x में x घटाएंगे, y से y घटाएंगे, तो x इधर है प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 85 में अगर हम 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। ठीक है, 76x हो जाएगा बराबर, फिर जब y को हम उधर भेजेंगे तो यहाँ माइनस में है, इधर जाके प्लस में हो जाएगा। पर यहाँ पे y जो है ये माइनस में है, और बड़ी संख्या के आगे देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, तो यहाँ पे माइनस ही माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बड़ी संख्या के आगे क्या है, माइनस है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ भी माइनस है, ये इधर जाएगा तो इधर प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इधर जाएगा ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पे हम 9x कर दिए, उसके बाद माइनस 9 दूनी 18y हो गया। यहाँ पे 17 × 25 85x हो गया, माइनस 34 है, सॉरी यहाँ पे 3y की जगह यहाँ पे जो है 34 होगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको रफ करेंगे, यहाँ पे होगा, यहाँ पे हम इसको रफ कर लेते हैं, कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे होगा 34। ठीक है, 34y हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब 17 का इसमें 5 में गुणा करेंगे 17 × 25 85x हो गया, फिर 17 का 2 में गुणा करेंगे 17 दूनी 34x हो गया, 9 का इसमें करेंगे 9x हो गया, 9 दूनी 18y हो गया। ठीक है, 85 में जब x y घटाएंगे, x को इधर लाएंगे तो इधर प्लस में है, इधर माइनस में हो जाएगा। तो जब हम 85 में 9 को घटाएंगे 76x हो जाएगा ये हमारा। ठीक है, उसके बाद जब ये माइनस 34 से इधर जाएगा तो प्लस 34 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 18 है, जब बड़ी संख्या के सामने जो उसका साइन होता है वही माना जाता है। तो यहाँ पे 34 माइनस में है, इधर आया प्लस में हो गया, पर यहाँ पे 34 प्लस और 18 माइनस में है, ये घट जाएगा। ठीक है, पर बड़ी संख्या के आगे प्लस है, प्लस ही माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 34 में जब हम 18 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16y हो जाएगा। फिर x/y निकालना है। ठीक है, x/y निकालेंगे तो हम इसको क्या करेंगे 16 ठीक है 16/76 करेंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे 16/76 करेंगे। जब 16 और 76 को काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 से 16 जाएगा और 1976 कटेगा। x और y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितना आ गई, x y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई 4/9 आ गई। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे पूछा है 9x और 13y की वैल्यू पूछा है, x और y की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो 9 और x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, यहाँ पे x की वैल्यू हम निकाले थे 4। ठीक है, 4 रख देंगे, और 13 y की वैल्यू हम कितना निकाले थे 19 निकाले थे। जब करेंगे इसको गुणा तो 9 चौक 36 हो जाएगा, और 19 6 23 7 और 19 × 19, उसके बाद 2 और जोड़ देंगे तो 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 36/247 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन दिया गया था, एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि व्यय की। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे वस्तु पर 440 का लाभ हो। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हम पहले समझेंगे कि एक डीलर एक वस्तु को बेचता है जिसका अंकित मूल्य हुआ 72,000 अंकित करता है। ठीक है, परंतु 72,000 अंकित करता है, इसको हम सॉल्व करते चलेंगे। 72,000 अंकित करता है। ठीक है, जब 72,000 पे वह 20% की छूट देता है तो उसे 10% हानि होती है। ठीक है, 72,000 पे जब वह 10% की छूट देता है तो उसे 20% की जब छूट देता है तो उसे 10% की क्या होती है, हानि होती है। ठीक है, यहाँ पे जब 20% की छूट देगा तो कोई वस्तु 80 में बेचेगा। ठीक है, 80 में बेचेगा। जब यह 80 में बेचा तो यहाँ पे वो छूट देने के बाद जो बेचा वो आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है 10% की हानि होती है, मतलब टोटल वैल्यू जो आई वो 90% की वैल्यू आई। हमको निकालना है 100% की वैल्यू, तो उसका CP निकल जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य निकल जाएगा। इसको निकालने के लिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 9 से यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 से काटेंगे तो 8 बार मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चा कितना 8,000 हुआ, ऊपर कितना है 8 है, 8 का इसमें गुणा करेंगे तो 8 8 64,000। ठीक है, आ गया। इसका CP कितना आ गया, क्रय मूल्य कितना आ गया 64,000, इसका क्रय मूल्य आ गया। फिर यहाँ पे बोल रहा है अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए ताकि जिससे उसे वस्तु पर 440 का लाभ हो। जब हम 64,000 में कोई वस्तु खरीदे हैं और हमको 440 रुपये का लाभ चाहिए तो हम 64,440 रुपये में वस्तु को बेचेंगे। ठीक है, जब हम 64,440 रुपये में वस्तु को बेचेंगे, 64,440 रुपये में हम वस्तु को बेचेंगे तो हमें 440 का लाभ मिलेगा, क्योंकि हमारा CP जो था वो 64,000 था। ठीक है, अब पूछा है अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। अंकित मूल्य हमारा कितना था 72,000 था। ठीक है, अंकित मूल्य हमारा कितना था वो 72,000 था। जब 72,000 में 64,440 को हम घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, उसके बाद 6 आएगा, 5 आएगा, फिर 7 आएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया
जब हम अंकित मूल्य से और प्रॉफिट लेने के क्रय मूल्य को घटा दिए, ठीक है, क्रय मूल्य प्लस प्रॉफिट को घटा दिए तो हमारे पास कितना आ गया 7,560, ठीक है। यहाँ पे समझिए आप, क्योंकि हमने 64,000 तो निकाला था, हम अपना सीपी निकाल लिए थे, ठीक है, और 440 का लाभ जोड़ दिए, 64,440 हो गया। यहाँ पे बोला था अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, तो अंकित मूल्य पर हमें 7,560 रुपये की छूट देनी चाहिए, ठीक है, 7,560 रुपये की छूट देनी चाहिए। अब यह किस पे देनी चाहिए, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, छूट हमेशा किस पे दी जाती है, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा रफ कर लेंगे, छूट हमेशा जब अंकित मूल्य पर दी जाती है तो यहाँ पे हमारा अंकित मूल्य कितना, छूट कितना आ गई 7,560 रुपये की छूट आ गई। अंकित मूल्य कितना था 72,000 था, ठीक है, 72,000 था। यहाँ पे 100 से करके परसेंटेज निकालेंगे, 1 2 3 3, ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे कट गया। अब 72 और 756 को जब हम काटेंगे कितनी बार में जाएगा, ये सीधा सीधा 10 बार में जाएगा, 720 हो जाएगा में जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन है जो कि क्या दिया गया है 10 दशमलव कितना दिया गया है 10.5 दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे तरीके से समझे होंगे, एक बार फिर से समझ लेंगे। यहाँ पे दिया गया था अंकित मूल्य हमें 72,000 रुपये दिया गया था, ठीक है। जब 20% की छूट देता है तो उसे 10% की हानि होती है। तो हमने इसका सीपी निकाला, जो कि हमारा सीपी कितना आया था 64,000 हमारा इसका सीपी आ गया। क्रय मूल्य कितना आ गया 64,000 हमारा आ गया। ये बोला था अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे 440 का लाभ हो। 440 का लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य से हम 440 में अधिक बेचेंगे। तो हम क्रय मूल्य से 440 अधिक में बेचे तो 64,440 में बेचे, ठीक है। अब बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट निकालेगा, तो अंकित मूल्य 72,000 था और 64,440 में हमने बेचा तो टोटल 7,560 रुपये की हमने छूट दी और किस पे दी, अंकित मूल्य पर दी। काट के हमारा कितना आ गया आंसर 10.5 आ गया, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक व्यक्ति की आय 95,000 है और उसका व्यय 75,000 है। यदि उसकी आय में 18% और व्यय में 12% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। ये सिंपल तरीके से हम लगा लेंगे इसको कि उसकी पूछा गया है उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे उसकी आय कितनी थी 95,000 थी, ठीक है, 95,000 थी आय। उसकी व्यय कितना था 75,000, तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, तो 0 में से 0, 0 में से 0, 0 में से 0, ठीक है, 20,000 उसकी टोटल बचत आ जाएगी, ठीक है, 20,000 उसकी टोटल बचत आ गई। ये हो गया उसका आय, ये हो गया व्यय, ये हो गया उसकी बचत, ठीक है। आय में कितना बोला है, यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि की जाए। जब हम उसकी आय में 18% की वृद्धि करेंगे तो 118 हो जाएगा, ठीक है आय। तो ये जब इसमें 18% की वृद्धि करेंगे तो ये कितना होगा 1,12,100, ठीक है, 1,12,100 हो जाएगा जब इसमें हम 18% की क्या करेंगे 18% की वृद्धि करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1,12,100 रुपये ये हो गया। जब इसमें क्या बोला है व्यय में 12% की वृद्धि हो, जब व्यय में हम 12% की वृद्धि करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 8100 हो जाएगा, ठीक है, 8,100 हो जाएगा। अब इसमें कितना इसकी बचत आ जाएगी, इसकी बचत अब कितनी आएगी, ठीक है, यहाँ पे सॉरी ये 8400 होगा। यहाँ पे जब 12% 75,000 में जब हम 75,000 में जब हम 12% की वृद्धि करेंगे तो ये 84,000 हो जाएगा, ठीक है। जब 1,12,100 में हम 84,000 को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28,100 हो जाएगा, ठीक है, 28,100 हो जाएगा। तो अब हमारे पास पूछा था यहाँ पे उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो यहाँ पे बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, पहले बचत 2,000 थी 20,000 थी, अब 28,100 है, तो 8,100 की वृद्धि हुई है, ठीक है, रुपए में 8,100 रुपये की वृद्धि हुई है। और किस पे हुई थे, तो 20,000 पे हुई है, ठीक है, 20,000 पे हुई है, 20,000 पे हुई है। और प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0 कट जाएंगे, 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 40.5 जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दिया गया है दिव्या ने एक कार 3,50,000 में खरीदी और 4,35,000 में बेची
उसका लाभ प्रतिशत कितना है। जब दिव्या ने एक कार्य को 3,50,000 में खरीदी और 4,35,000 में बेची तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा गया है। तो सीधा हम 4,35,000 में बेची है तो 4,35,000 में हम सीधा इसको हम 435 लेके चलेंगे, 1000 को बाद में कैलकुलेट कर लेंगे और मान लेते हैं 350 में बेची। आप कोई भी सिंपल परसेंटेज में आप सीधा भी निकाल सकते हैं, उसमें 0 की वैल्यू आप हटा के सीधा भी सॉल्व करते हैं तो आपको आसानी से परसेंटेज में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन भी कम हो जाएगी। यहाँ पे हम सीधा मान लेते हैं कि 435 में बेचा कोई वस्तु और 350 में खरीदा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लाभ कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा। एक इसमें हासिल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको 85 का लाभ हुआ है। किस पे लाभ हुआ है, 85 का लाभ जब हम 350 में कोई वस्तु खरीदे हैं, 350 में परसेंट निकालने के लिए यहाँ पे 100 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा। 5 से काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 से काटेंगे तो इसको 7 बार में जाएगा। 5 से काटेंगे तो इसको कितनी बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। ठीक है, अब 7 से कितनी बार में जाएगा, 85। 7 से 85 कटेगा नहीं तो 85 दूना हम कर देंगे। ठीक है, 8 दूनी 16, 5 दूना 10, 170 हो जाएगा। 170 को जब 7 से हम काटेंगे तो कितनी बार में समथिंग जाएगा, तो 24 बार में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक में दिया गया है 24.3, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक लंबवृत्तीय बेलन का व्यास 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सीधा सीधा हमको व्यास मतलब d दिया गया है, d बराबर 14 दिया गया है, तो r बराबर हमारा कितना हो जाएगा, d/2 होता है। ठीक है, r बराबर क्या होता है, r बराबर होता है d/2। तो यहाँ पे d बराबर हमको दिया गया है 14, 14/2 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 7। ठीक है, तो यहाँ पे r की वैल्यू हमको कितनी प्राप्त हो गई, यहाँ पे r की वैल्यू हमको मिल गई 7। ठीक है, r की वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास 7 आ गई। और यहाँ पे हमको ऊंचाई h बराबर कितनी दी है, ऊंचाई h बराबर हमको दी गई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का योग पूछा गया है। तो यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, तो 2πr/h होता है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h+r होता है। यहाँ पे हम इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे 2 वैल्यू हटा देते हैं हम, यहाँ पे सीधा लिखेंगे 2πr/h, ये हो गया बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h+r, इसको हम जोड़ लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, r का मान हमने निकाला था 14/2, 7 हो गया, गुणे h बराबर 2 हो गया। यहाँ पे प्लस में करेंगे, यहाँ पे 2 हो गया, 22/7 हो गया, r का मान 7 हो गया, h+r मतलब 7 2 9 हो गया। ठीक है, यहाँ पे भी मल्टीपल में 9 हो गया। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्या होगा, 7 से 7 हमारा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 22 दूना 44 दूना 88 हो जाएगा। ठीक है, 22 दूना 44 दूना 88 प्लस 22 दूना 44 9 ही है। ठीक है, 44 गुणे और 9 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 चौक 36 की 6 हासिल है 3, 9 चौक 36, 3 39 हो गया, तो ये हो गया 396 प्लस 88, इसको हम जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा हमारे 396 में 88 जोड़ेंगे तो हमारा 484 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रतिवर्ष 3% की दर से बढ़ रही है। यदि शहर में भालुओं की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पूर्व भालुओं की जनसंख्या क्या थी। मतलब है कि 3 वर्ष पहले भालुओं की, कितने वर्ष पहले यहाँ दिया गया है, 2 वर्ष पहले, मतलब 2 वर्ष पहले भालुओं की जनसंख्या कुछ रही होगी जो कि 3% पहले वर्ष बढ़ी, फिर जितना हुई उसमें फिर 3% वृद्धि होने के बाद 21,218 हुई। इसको हम सीधे तरीके से सॉल्व कर लेंगे, क्या दिया गया है, 21,218 हुई है जो कि 2 वर्ष बाद लगातार बढ़ी है। तो इसको सिंपल सॉल्व करेंगे कि ये 103 की वैल्यू है। ठीक है, 103 3% वृद्धि का क्या मतलब है, 100 में 3 की वृद्धि मतलब 103% हो गई, तो हम 100% निकालने की, ये पहले साल जो वृद्धि हुई, फिर इसके बाद क्या हुई, फिर 1 साल और 2 वर्ष दिया गया है ना, फिर एक बार और 3% की वृद्धि हुई, 103/100। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आप लोग नहीं समझ रहे हैं तो इसके ऊपर हम एक और परसेंटेज के ऊपर जब क्लासेस इंडिविजुअल लेके आएंगे तो उसमें हम लोग ये डाउट और क्लियर कर लेंगे।
उम्मीद करता हूँ पर यहाँ पे आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए 3% की वृद्धि बोला है तो मतलब 100 में 3 की वृद्धि हुई है तो 103% हो गया। 2 वर्ष बाद जनसंख्या 21,218 हुई है तो उसके पहले कुछ रही होगी जनसंख्या, तो मतलब ये 103 की वैल्यू हुई, तो 103 की वैल्यू एक बार हो गई, फिर 2 वर्ष बोला 2 बार हो गई। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो कितनी बार में ये कटेगा, 103 से इसको जब हम 130 और 103 को काटेंगे तो ये 2 बार में कटेगा, ठीक है। तो जब 2 और 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20,000। उम्मीद करता हूँ ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, एक्स ने कुल 180 रुपये में 40 पेंसिल खरीदी और 180 रुपये में 2 दर्जन पेन खरीदे। एक पेन और एक पेंसिल के मूल्य के बीच का अंतर बताना है, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है। तो 180 रुपये में कितनी पेंसिल खरीदी है, 40 पेंसिल खरीदी है, और 180 रुपये में कितने दर्जन पेन खरीदा है, तो 180 में 2 दर्जन पेन, मतलब 24 से डिवाइड, एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, 2 दर्जन में 24 वस्तुएं हो गई। इसको हम काटेंगे तो कितनी बार में ये हमारा जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जाएगा 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। इसको हम काटेंगे तो हमारा समथिंग समथिंग कितना बार में जाएगा, ये हमारा जाएगा 4.5, ठीक है, 4.5। 4 चौक 16 होता है, उसके बाद 2 आया तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4.5 हो गया। इसको हम काटेंगे 24 से कितनी बार मिल जाएगा, तो ये 6 त्रिक 18 होता है और 6 चौक 24 होता है। जब इसको हम काटेंगे कितनी बार में कटेगा ये, तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20 होता है, ठीक है। 4 6 24 होगा, ठीक है। यहाँ पे 6 होगा, ये ध्यान देंगे, यहाँ पे 6 होगा। 4 6 कितने से काटे थे, 6 चौक 24, हाँ 6 से काटे थे, तो यहाँ पे 6 चौक 24 हो गया, 6 3 18 30 हो गया। जब इसको हम काटेंगे तो 4 7 28 और 0.5, ये 7.5 के आसपास गया। मतलब एक पेन की कीमत जो थी वो 7.5 थी और एक पेंसिल की कीमत 4.5 थी। तो जब इसको हम घटाएंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा, 3 रुपये, ठीक है। अंतर कितना आया, 3 रुपये आया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे जो लोग नए हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, हमारे सामने 9वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, ये अपने वेतन का 45% भोजन पर खर्च करता है और अपने वेतन का 5% वृद्धा आश्रम में दान कर देता है। वह भोजन तथा वृद्धा आश्रम में कुल 28,500 रुपये खर्च करता है, तो एक ही आय क्या होगी, ठीक है। वहाँ पे दिया गया है वह अपने भोजन और वृद्धाश्रम पर टोटल 28,500 रुपये खर्च करता है, ठीक है। 28,500 रुपये खर्च करता है और वृद्धाश्रम और भोजन पर 45%, वृद्धाश्रम में 5% दान करता है। टोटल कितना हो गया, 50% हो गया। 50% की वैल्यू 28,500 है, हमको टोटल उसकी आय मतलब 100% बताना है। 50 से काटेंगे 2 बार में कटेगा, 28,500 को जब 2 में गुणा करेंगे तो ये हमारा टोटल 57,000 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 10वां क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो 10वां क्वेश्चन दिया गया है, ए एक पेंटिंग को 12 दिन में पेंट कर सकता है, बी उसी 8 दिन में पेंट कर सकता है, सी उसी को 10 दिन में पेंट कर सकता है। दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनमें ए द्वारा पेंटिंग की जा सकती है। यदि बी और सी दोनों साथ मिलकर एक दिन छोड़कर एक दिन उसका साथ दें। पहले दिन ए अकेला पेंट आरंभ करना शुरू करता है, ठीक है। ए अकेला पेंट शुरू करता है, सिंपल इसको समझेंगे। एक पेंटिंग है कोई, जो पेंट करना है उसे ए द्वारा 12 दिन में किया जाता है, बी द्वारा 8 दिन में किया जाता है, सी द्वारा 10 दिन में किया जाता है। तो वह बताना है कि वह पेंटिंग कुल कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी यदि ए द्वारा आरंभ किया जाए करना, जिसमें पहले दिन ए अकेले करेगा, दूसरे दिन बी और सी मिलकर उसका साथ दे देंगे, फिर तीसरे दिन ए अकेला करेगा, चौथे दिन बी और सी मिलकर उसका साथ देंगे। तो इसको हम निकाल लेते हैं। पहले इसका हम एलसीएम लेके यहाँ पे टोटल कितना इसका वर्क है, टोटल वर्क क्या है वो निकाल लेंगे। तो ए बराबर कितने दिन में करना है, ए बराबर 12 दिन बोला गया है, बी बराबर 8 दिन बोला गया है और सी बराबर 10 दिन बोला गया है, ठीक है। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, टोटल हमारा वर्क निकल आएगा। तो इनका एलसीएम 12, 8 और 10 का एलसीएम 120 हो जाएगा। तो ये 10 बार में जाएगा, 15 8 120 होता है, 15 बार में जाएगा ये, और 10 12 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना आ गया, टोटल वर्क हमारा 120 आ गया है, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, टोटल वर्क हमारा कितना आ गया है, यहाँ पे टोटल वर्क हमारा 120 आ गया है।
अब पहले दिन जो है टोटल वर्क हमारा 120 हो गया। अब पहले दिन कार्य करने के लिए ए आएगा, ए की एफिशिएंसी कितना थी 10 थी, ठीक है 10 करके चला जाएगा। फिर दूसरे दिन ए तो आएगा प्लस साथ में उसका साथ देने के लिए बी और सी दोनों भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी 10 थी, बी की 15, सी की 12, टोटल एफिशिएंसी तो कितना हो जाएगा 10 15, ए की 10 थी, बी की 15 थी, टोटल 25 हो गया, सी की 12 थी, 25 10 35 तो 37 हो गया, ठीक है टोटल 37 हो गया। तो एक दिन ये हुआ और एक दिन नीचे हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे एक दिन ए का हुआ और एक दिन ए प्लस बी प्लस सी हो गए, ठीक है। तो टोटल कितना वर्क हुआ 2 दिन में 10 प्लस 37, टोटल 47 वर्क हुआ। 2 दिन में टोटल कितना वर्क हुआ 2 दिन में टोटल 47 वर्क हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देंगे ये 2 दिन में टोटल 47 वर्क हुआ है। फिर इसको हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि मतलब 4 दिन में टोटल वर्क हमको निकल जाएगा। फिर 2 से जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 दिन में टोटल वर्क कितना आ जाएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 दूनी 14 की 4 हो जाएगा, हासिल 1, 4 दूना 8 1 9, ठीक है 94। मतलब 4 दिन में टोटल कितना वर्क हो गया 4 दिन में हमारा 94 वर्क हो गया 94। 5वें दिन ए अकेले आएगा जो कि 10 वर्क करेगा। टोटल 5 दिन में कितना वर्क हो जाएगा 5 डे में हमारा वर्क जो है कितना हो जाएगा, तो 5 डे में हमारा 104 वर्क हो जाएगा। बचा कितना 16 वर्क बचा। फिर छठे दिन बी और सी देने आ जाएंगे। टोटल कितनी एफिशिएंसी से काम करेंगे तो 7 एफिशिएंसी से काम करेंगे, ठीक है। ये हमारा टोटल 5 दिन हो गया है प्लस अब बचा टोटल वर्क 16, एफिशिएंसी कितनी रहेगी हमारी 37 रहेगी, ठीक है 37। तो मतलब 5 सही 16/37 दिन कर सकते हैं इसको। देखेंगे हमारे पास ऑप्शन नंबर सिर्फ एक में 5.4 दिन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया 5.4 दिन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेंगे 11 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 2 महिलाएं और 4 बच्चे काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। 5 महिलाएं यहाँ पे देखेंगे 5 वुमेन किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे जो हैं चाइल्ड वो उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमको पहले वुमेन और बच्चे की जो है महिला और बच्चे की एफिशिएंसी निकालनी है। एक की एफिशिएंसी क्षमता क्या है, यहाँ पे गुणा करेंगे तो इसको 8 पंचे 40 हो जाएगा। 40 वुमेन बराबर 10 80 80 चाइल्ड, ठीक है। तो वुमेन और चाइल्ड की एफिशिएंसी हमको यहाँ से पता चल जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा 80/40। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2/1। मतलब वुमेन की एफिशिएंसी जो है वो 2 है और बच्चे की 1, ठीक है। यहाँ पे हमको एफिशिएंसी निकल गई। अब हम यहाँ पे टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए जब 5 महिलाएं एक काम को 8 दिन में कर रही थी तो महिलाओं की एफिशिएंसी जब उसमें रख लेंगे, मतलब एक महिला की एफिशिएंसी 2 है तो 5 महिला की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 5 × 2, ठीक है। और टोटल 8 दिन में किए थे 8 दिन से गुणा कर देंगे। टोटल हमारा वर्क निकल जाएगा 5 दूना 10 80 80 हो जाएगा, ठीक है। टोटल हमारा वर्क कितना निकल गया 80 वर्क कराना है, ठीक है ठीक है ठीक है। हमें 80 वर्क कराना है। अब किससे कराना है 2 महिला और 4 बच्चों से कराना है। 2 महिला और 4 बच्चों से कराना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम रखेंगे पहले 2 महिला एफिशिएंसी, एक महिला की 2 थी तो 2 से गुणा कर देंगे। और 4 बच्चों की एफिशिएंसी, एक बच्चे की एफिशिएंसी 1 थी तो 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे ये 4 हो जाएगा बराबर ये भी 4 हो जाएगा। दोनों की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पे हमको दोनों से कराना है तो 4 4 है तो 4 4 जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। जब इसको हम डिवाइड कर दें वर्क से टोटल 10 दिन में काम हमारा हो जाएगा कंप्लीट। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दिया गया है 6 8 21 का चतुर्था अनुपात बताना है, ठीक है। 6 8 21 का चतुर्थ अनुपात बताना है। तो इसका क्या करेंगे चतुर्थ अनुपात का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर देख लेंगे हम। चतुर्थ अनुपात बताना है इसमें, तो इसका राइट क्या हो जाएगा चतुर्थ अनुपात का फार्मूला जो होता है वो BC/A होता है, ठीक है। तो 8 × 21/6 इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में, ठीक है। 2 से 4 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से काटेंगे तो ये 7 बार में जाएगा। 4 और 7 का जब हम गुणा करेंगे तो 4 7 ये क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, ठीक है। 4 7 28 हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन मिसमैच है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे दिया गया है एक कार 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक कार जो है वो 5 घंटे में 240 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि वह अपनी सामान्य गति से आधी गति से यात्रा करे
तो उसी दूरी को तय करने में उसे कितना अधिक समय लगेगा। यहाँ पे पहले हम स्पीड निकालेंगे, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस हमको कितना दिया गया है, 240 दिया गया है, टाइम कितना है 5 है, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे कितना आएगा, ये 5 से 4 बार में जाएगा, 5 चौक 20, 5 8 40, 48 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी वर्तमान चाल अभी हमको मिल गई। अब बताया यहाँ पे कहा गया है वो अपनी सामान्य चाल की आधी गति से यात्रा करे, तो इसका वर्तमान चाल 48 है। अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से तो इसकी आधी गति आ जाएगी, तो ये 2 दूना 4 2 चौक 8, 24 किलोमीटर प्रति घंटा जो है ये हमारी इसकी आधी चाल आ गई। अब यह इस चाल से अगर यात्रा करें तो कितना अधिक समय लगेगा इसमें पूछा गया है। तो यह 240 किलोमीटर की दूरी जब 24 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करेगी 10 घंटे में तय करेगी। तो यहाँ पे पहले 5 घंटे में वो तय कर रही थी, अब 10 घंटे में तय कर रही है। कितना अधिक टाइम लग रहा है, तो 5 घंटे अधिक टाइम लग रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो दिया गया है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 40% की छूट देता है और उसके बाद भी 20% लाभ अर्जित करता है। 2400 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु के लिए दुकानदार कितना क्रय मूल्य भुगतान करता है। यहाँ पे हमको बताना है इसका CP क्रय मूल्य क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जब अंकित मूल्य 200, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो 2400 इसका अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य पर अगर 40% की छूट देता है तो वह 60% में बेचता है। हमेशा अंकित मूल्य 100 मान के चलेंगे, ठीक है। 100% है तो वहाँ 40% की छूट देता है तो 60% में बेचता है। पर यह जब 60% में बेचा है तो यह इसका एक 20% लाभ हुआ है, मतलब 120% की वैल्यू है। हमको क्रय मूल्य बताना है, क्रय मूल्य 100 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्व जब हम करेंगे तो यहाँ पे 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 6 से ये 2 बार में जाएगा, 2 से ये 12 बार में जाएगा, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 1200। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से प्रारंभ स्थान पर लौट आता है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बताना है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल बताना है। जब डिस्टेंस समान दी हो और एक स्पीड से गया हो कोई, दूसरी स्पीड से आया हो, तो इसकी औसत चाल का एक फार्मूला होता है 2xy अपान x प्लस वाई। इस फार्मूले पे हम रख के इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 64 है, y की वैल्यू कितनी है, 16 है, ठीक है। नीचे 64 प्लस 16 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 से 70 10 80, ठीक है, 80 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 से कितनी बार में 80 जाएगा, 16 पंचे 80 होता है, 16 पंचे 80 होता है। तो 64 दूना करेंगे, 64 दूना होता है 128, 64 दूना 128 बटे 5। जब इसको हम सॉल्व करेंगे कि हमारा कितना आ जाएगा, 25 100 का 100, 25.5 या 6 के आसपास ये जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब डिस्टेंस समान दी गई हो और दो अलग अलग चालों से वह दूरी तय करता है तो औसत चाल यही होता है, ठीक है, 2xy अपान x प्लस वाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो हमारे सामने 16 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि 5 घंटियाँ 9 बजे एक साथ बजती हैं, फिर ये 12 सेकंड, 18 सेकंड, 24 सेकंड, 36 सेकंड और 45 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तो यह घंटियाँ पुनः किस समय एक साथ बजेंगी। जब ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, रिपीटेशन का क्वेश्चन हो कि यह फिर से एक साथ कब बजेंगी, तो इसका हम सीधे LCM ले लेते हैं। तो हमारे पास 12, 18, 24, 36 और 45 का जब हम LCM ले लेंगे, इसका LCM लेंगे तो हमारा LCM आ जाएगा 360। 360 यहाँ सेकंड आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि सभी 12 सेकंड 18 सेकंड सब वैल्यू सेकंड में दी गई थी, तो ये भी 360 सेकंड हो जाएगा। पर यहाँ पे आंसर मिनट में दिया गया है तो इसको हम 6 से 60 से डिवाइड कर देंगे, 60 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 बार में जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 6 मिनट बाद ये पुनः बजेंगी, ठीक है। तो पहले 9 बजे बजी थी तो अब 9 बज के 6 मिनट पर बजेगी। इसका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है 80,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने पर कितने समय में 1,17,128 हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, इसको हम सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे सीधा सीधा कहा गया था कि 80,000 रुपये की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि से हो रहा है और कब यह 1,17,128 हो जाएगा। तो सिंपल इसको हम सॉल्व करेंगे। 10% जैसे दिया गया है तो 10% दिया गया है, इसको हम जब फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1/10 हो जाएगा, ठीक है। जब 10% को हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे 1/10 हो जाएगा, मतलब जो भी राशि है वो 10 से 11 होगी, ठीक है।
1/10 का मतलब क्या हो गया कि 10 से कोई राशि 1 बढ़ के 11 हो गई। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे कि 10 से कोई राशि बढ़ के 11 हो गई, तो यहाँ पे 10 और 11 हो जाएगा। अब हमारे सामने जो वैल्यू दिया गया था, हमारा प्रिंसिपल कितना था, 80,000 दिया गया था। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल कितना दिया गया था, यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल जो था वो 80,000 दिया गया था, और टोटल हमारा अमाउंट कितना हो गया था, 1,17,128 हुआ था। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितने से कटेगा, सीधा सीधा इसको हम देखेंगे तो ये हमारा 8 से कट जाएगा। अगर देखें तो 8 से एक बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 10,000, और 8 से इसको काटेंगे तो 8 एकम 8 कटेगा क्योंकि 11 है, फिर यहाँ पे 3 जाएगा, 8 चौक 32 4 बार में जाएगा, फिर 5 यहाँ पे जाएगा अपना गया, फिर यहाँ पे 11 था, ये चला गया यहाँ पे 3, 8 चौक 32 हो गया, फिर यहाँ पे था 37, तो यहाँ पे 5 चला गया, ये हो गया 51। ठीक है, 8 चौक 32, 8 पंचे 40। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 8 छंग 48 6 बार में जाएगा, फिर यहाँ एक 8 छंग 48 हो गया, 4 यहाँ गया 52 हो गया, फिर ये 8 चौक 32 हो गया, फिर एक बार में चला जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल कितना हो गया, 14,640। ठीक है, पहला क्या था, पहला हमारा काटने के बाद मिला था 8,000 को जब हम काटे थे 10,000 मिला था, और दूसरे को जब काटे थे हम 1,17,128 को जब 8 से काटे थे तो हमारा 14,641 प्राप्त हुआ था। और यहाँ पर फ्रैक्शन में हमने जब देखा था तो फ्रैक्शन हमारा कितना पड़ा था, 10% को जब फ्रैक्शन में बदले थे तो 1/10 हमको मिला था, मतलब टोटल अमाउंट जो था वो 10 से 11 हुआ था, 10 से 11 हुआ था। तो यहाँ पे देखेंगे ये 10 की कितनी बार पावर ले जाने पर हमको 10,000 मिल जाएगा, तो ये हम 4 बार पावर ले जाएंगे 10 बार मिल जाएगा, 11 की 4 पावर करेंगे तो हमको 14,641 प्राप्त होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4 वर्ष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। वो वाला क्वेश्चन हम एक दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे उसमें दिया गया था 80,000 दिया गया था ना, 80,000 दिया गया था, उसके बाद वहाँ पे बोला गया था 10%, तो 10% का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज का सीधा मतलब होता है कि ब्याज पर ब्याज मिलना। साधारण ब्याज का मतलब सीधा मूलधन पे ही ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो मूलधन पे ब्याज मिलता है, फिर अगले वर्ष वो मूलधन प्लस ब्याज जोड़ के फिर उस पर ब्याज मिलता है, फिर अगले वर्ष उन दोनों ब्याज को जोड़कर उस पर भी ब्याज मिलता है। तो सीधा हम 10% बोला गया था तो 110 करेंगे बटे 100 करेंगे, फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे, फिर ये जो हमारा आ जाएगा 11,88,000 आ जाएगा। ठीक है, 11,88,000 आ जाएगा, फिर इसको 10% वृद्धि करके देख लेंगे। इसी प्रकार जब हम सॉल्व करते हुए जाएंगे तो 4 बार जाने पर हमको 1 लाख, वो क्या दिया गया था उसमें 1,17,128 हमको टोटल मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये भी मेथड आपको समझ में आया होगा, वो भी आपको समझ में आया होगा। ये वाला क्वेश्चन हम देख लेंगे। दिया गया है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंख को पिघलाकर 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन बनाया जाता है। बेलन का व्यास बताना। जब हम किसी वस्तु को पिघलाकर दूसरी वस्तु को बनाते हैं तो उसका आयतन बराबर होता है। सिंपल भाषा में हम समझेंगे, जब 1 किलोग्राम लोहे को पिघलाकर उसका सिर्फ आकार अकेले चेंज किया जाएगा तो उसका वेट जो है वो 1 किलोग्राम ही रहेगा सीधा। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन पाई आर क्या होता है, यहाँ पे बताएंगे। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच शंकु का आयतन होता है। तो इसी फार्मूले पे हम रखेंगे तो शंकु का आयतन हमको मिल जाएगा 1/3, पाई का मान 22/7, आर का मतलब यहाँ पे 9 दिया गया है, आर स्क्वायर मतलब 9 × 9, एच यहाँ पे हमको 15 दिया गया है। ये टोटल हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा 3 से काटेंगे 3 बार में जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 22/7, 3, 9 और 15। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ पे 22 काटने के बाद हमारा मिला था 22/7, उसके बाद 3, फिर 9, फिर 15। ये हम अभी काटेंगे नहीं क्योंकि 7 से काटेंगे काफ़ी लंबी हो जाएगा। सीधा इसको हम बेलन के आयतन पे रख लेंगे। मान लिया कि ये हमारा टोटल आयतन आ गया। तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एक क्लास हम लेंगे उसमें फार्मूला याद करने की सिंपल ट्रिक जानेंगे। जैसे कि हमको वृत्त का फार्मूला याद करना पड़ेगा, फिर हमको शंकु वृत्त का याद करेंगे, बेलन, गोला और शंकु का फार्मूला अपने आप याद हो जाएगा। जैसे एक देखेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही बेलन का आयतन भी समझ लीजिए होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ ऊंचाई अकेले होती है जिसका पाई आर स्क्वायर एच होता है। जब यही होता है तो शंख जो होता है वो कोण टाइप में होता है, तो उसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है। बेलन के आयतन में सिर्फ 1/3 जोड़ना है तो वो शंख का आयतन मिल जाता है। एक क्लास में हम ये विस्तार से समझेंगे, तभी हम समझेंगे कि बेलन का व्यास हमको निकालना है तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का मान क्या हो जाता है 22/7, आर हमको निकालना है आर स्क्वायर, और एच की वैल्यू हमको दी गई है 45। ठीक है, 15 से काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। 3 से काटेंगे तो पूरा कैंसिल, 22/7 से 22/7 कैंसिल। 9 की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो आर की वैल्यू हमको कितना मिल जाएगा, आर की वैल्यू हमको 3 मिल जाएगा। आर की वैल्यू हमको टोटल कितना मिल गई,
आर बराबर हमको 3 मिल गया, ठीक है। व्यास क्या होता है, आर प्लस आर होता है, ठीक है। व्यास क्या होता है, जैसे ये कोई एक गोला है तो यहाँ पे बीच केंद्र से यहाँ पे ये होता है, ठीक है। बीच के केंद्र से ये जो आधी दूरी होती है इसकी, ये आर होती है, इसको त्रिज्या बोलते हैं। और ये पूरी दूरी को क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। तो यहाँ आर प्लस आर को जोड़ देंगे तो हमारा व्यास मिल जाता है। तो 3 प्लस जब 3 को जोड़ेंगे टोटल 6 हो जाएगा। इसका बेलन का व्यास कितना हो गया, 6 हो गया। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो गया। बेलन का व्यास कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मोहन एक टेबल को 2832 में पर बेचता है तो उसे 18% का लाभ होता है, तो टेबल का क्रय मूल्य सिंपल देखेंगे। 2832 में जब वो बेचता है तो 18% का लाभ होता है, मतलब ये वैल्यू 118 की है। हमको क्रय मूल्य 100% की वैल्यू बतानी है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा, 118 से ये 24 बार में टोटल कट जाएगा। 24 को 100 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। इसका जो है सीपी क्या आ गया, क्रय मूल्य हमारे पास कितना आ गया, क्रय मूल्य इसका हमारे पास 2400 आ गया। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। दिया गया है 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं वो संख्या होती हैं जो स्वयं से कटती हैं या एक से कटती हैं। तो 40 और 50 के बीच बताना है तो हो जाएगा, क्योंकि 41 स्वयं से कटेगा और एक से कटेगा। 42 दो से भी कटेगा तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पे 41 हो गया, 43 हो गया, 45, 44 नहीं कटेगा, 46 भी कट जाता है दूसरे से, तो 47। यहाँ पे टोटल 40 से 50 के बीच टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं आ गई, टोटल 3 अभाज्य संख्याएं आ गई। 40 से 50 के बीच टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं, 30 अभाज्य संख्याएं हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये टोटल 20 क्वेश्चन आप आज की इस क्लास में जो हमने सॉल्व किया है वो आसानी से आपको समझ में आया होगा। थोड़ा बीच बीच में साउंड प्रॉब्लम होने के कारण हमें बीच बीच में थोड़ा क्लास स्टॉप करनी पड़ी थी। इसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। अगली क्लास में हम उम्मीद करेंगे कि थोड़ा साउंड प्रॉब्लम को दूर किया जाए और अच्छे से आप लोगों की क्लास ली जाए। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर अपने इस प्यारे से परिवार सिलेक्शन विद्यापीठ को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से हमको ज़रूर मोटिवेशन मिलेगा। अगली वीडियो में हम और उत्साहित होकर आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे आज 10 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में जो मैथ का सेक्शन से 20 क्वेश्चन पूछा गया था उसको सॉल्व किए हैं। अगली क्लास में सेकंड शिफ्ट का जो मैथ का 20 क्वेश्चन रहेगा उसे सॉल्व करेंगे।